दोस्तों जल्दी से बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो सबसे पहले अगर हम गुफ्तगू करें जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग की, जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग सबसे पहली बड़ी खबर है जिसके अंदर जो डाटा है वो 8.10 एम से जो है 7.88 यानी नेगेटिव डाटा है, डॉलर के हक में नहीं है, डॉलर के अगेंस्ट खबर है ये और बड़ी खबर है, इसके ऊपर बड़ी मूवमेंट हो सकती है। तो अगर ये ज़्यादा आती है तो गोल्ड जो है या दीगर जो करेंसीज हैं वो डाउन हो सकती हैं, बट अगर ये कम आती हैं तो मज़ीद पंप हो सकती है अगर ये डाटा जैसे लिखा हुआ है ऐसे आता है या ऐसे कम आता है, और हाईली नेगेटिव है डाटा जो लिखा हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट चेंज है, क्वार्टर रिपोर्ट है जी न्यूजीलैंड के पेयर की जो कि नेगेटिव है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी नेगेटिव के अंदर है, 4.8% से 5.1% पे यानी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके बाद एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की खबर है 122 के से 149 के है जो कि एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। और एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज अगर पॉजिटिव आता है तो पॉसिबिलिटी होता है कि जो एनएफपी जुम्मे वाले दिन 6:30 पे हफ्ते की पहली हफ्ते के जो पहला जुमा होता है उसको जो खबर होती है एनएफपी उसका भी डाटा नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि एडीपी और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो ऑटोमेटिकली आपस में कनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड होती हैं। उसके बाद आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है जिसका स्लाइटली डाटा पॉजिटिव है, 54.1 था लास्ट और अभी है 54.2 जो कि स्लाइटली पॉजिटिव है। उसके बाद सबसे बड़ी खबर जीबीपी जेपीवाई वाले ट्रेडर्स के लिए, जेपीवाई ने लास्ट वीक इंटरेस्ट रेट को रेज़ किया, वो भी आई थिंक 15 पॉइंट का इजाफा किया जो कि बड़ा इजाफा था जेपीवाई के हिसाब से। इसी के साथ साथ जो जीबीपी है वो इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, यानी पाउंड अगर इंटरेस्ट रेट को कम करेगा तो डेफिनेटली पाउंड वीक होगा। जेपीवाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो जेपीवाई जो पेयर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि इन्वेस्टर सेलिंग करें, और आई थिंक मैंने स्पाइक देखी भी थी कि इसके अंदर काफ़ी पहले बाय गया, उसके बाद इंटरेस्ट रेट के फैसले के बाद गिरना स्टार्ट हुआ और इस फैसले के बाद हो सकता है कि मज़ीद गिर जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है 4.75 से 4.50 आ रहा है, यानी 25 पॉइंट का कट लगने जा रहा है। 25 पॉइंट का कट लगता है तो मार्केट स्पाइक्स यकदम नहीं मारनी शुरू होती, बट जीबीपी जब अमूमन स्पाइक्स ही मारता है, गिरता है या बाय जाता है तो अचानक ही जाता है, और ख़ास करके जब गिरता है तो अचानक ही गिरता है। बट 25 पॉइंट के कट के ऊपर हम स्पाइक्स नहीं काउंट करेंगे, बट स्टिल मार्केट के अंदर एक अच्छा अगर टेक्निकल सेलिंग का मौका आता है तो हम टेक्निकल और फंडामेंटल को मिक्स करके लॉन्ग टर्म H4D1 की एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा यूएसडी के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी बढ़ रही हैं। ये कोई अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, यूएसडी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ने का मतलब ये है कि मज़ीद करेंसी वीक हो सकती है, डॉलर वीक हो सकता है अगर डाटा एज इट इज़ आया। एम्प्लॉयमेंट जो इंडिकेटर है वो अच्छे नहीं जा रहे अमेरिका के। उसके बाद कैनेडियन डॉलर की एम्प्लॉयमेंट है वो भी नेगेटिव और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, और कनाडा का आपको पता है कि टैरिफ्स और ईटीसी ये चीज़ें भी लग रही हैं, तो कैनेडियन डॉलर भी वीक हो सकता है। टैक्स लग गया है 25%, यानी अमेरिका एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है कनाडा का। कनाडा ने भी टैक्स अप्लाई कर दिया, टैरिफ अप्लाई कर दिया है, और अमेरिका ने भी कनाडा के ऊपर टैरिफ अप्लाई कर दिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट दोनों मुल्कों के अंदर जो लेबर मार्केट है वो मुतासिर हो सकती है, वीक हो सकती है लेबर मार्केट। इसके अलावा एवरेज हॉर्ली अर्निंग यानी एनएफपी की खबर आ जाती है। एनएफपी के अंदर टोटल 3 न्यूज़ होती हैं जो कि 6:30 पे आती हैं हर महीने के पहले जुमे को। पहली खबर है एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स जिसका डाटा न्यूट्रल है, दूसरी खबर है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जिसका डाटा नेगेटिव है, अनएम्प्लॉयमेट रेट जिसका डाटा न्यूट्रल है। लेकिन अगर नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ऐसे ही डाटा आया या इससे भी कम डाटा आया जो कि एक्सपेक्टेड है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा और इससे करेंसी जो है वीक होगी। तो ओवरऑल जितनी भी खबरें हैं वो डॉलर के हक में नहीं है। हाँ, तो खबर अगर गलत आती है, डाटा अगेंस्ट आता है या इन्वेस्टर रिएक्ट कर जाता है तो एक अलग बात है। अब ज़रा बात करते हैं दीगर अनासर के ऊपर, दीगर चीज़ों के ऊपर, और इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूँ। CME फेड वाच टूल ओपन करते हैं। अच्छा, फेड वाच टूल के मुताबिक अभी भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ, बस ये लेबर मार्केट थोड़ी स्टेबल हो जाए तो फिर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लेबर मार्केट जब स्टेबल नहीं होगी तो जो करेंसी है उस मुल्क की वो ऑटोमेटिकली वीक हो सकती है। लेबर मार्केट अगर स्टेबल होती है तो फिर इंटरेस्ट रेट कट इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में नहीं होता, तो पॉसिबिलिटी है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग रहे, बट लेबर मार्केट डॉलर को गिरा सकती है और मज़ीद गोल्ड के अंदर आपको बुलिश मोमेंटम नज़र आ सकता है। बट लेट्स सी इंट्राडे पे रहें। अच्छा, 25 मार्च को यानी जो अगली FOMC है, 25 मार्च कह रहा हूँ 19 मार्च को, उसमें भी इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का या तजज़ियाकारों का यही ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने वाला। खैर,
अब आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और इस बार टेक्निकल एनालिसिस सारे हम अपने एआई बेस्ड रेड वेल एंड ब्लू वेल इंडिकेटर के ऊपर करेंगे, जो हमारा एआई बेस्ड स्ट्रक्चर बेस्ड इंडिकेटर है, जो कि A to Z मार्क करके हमें बता देता है कि मार्केट के अंदर किस जोन के ऊपर लिक्विडिटी है। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि गोल्ड जो है वो यूरो यूएसडी का से शुरुआत की है कि यूरो यूएसडी थोड़ा बाय जाके सेलिंग जा सकता है, तो मार्केट थोड़ा बाय गई, बट हमारा एआई बेस्ड इंडिकेटर जो है वो हमें ऊपर एक सप्लाई जोन, एक जोन दिखा रहा है। आप देख सकते हैं रेड कलर के अंदर, मैं ज़रा यहाँ पे मार्क कर दूँ ज़्यादा बेटर होगा, ये वाला जोन जो है। अब ये देखें कि मार्केट कंटिन्यूसली बाय जा रही थी। काफ़ी लोग ऐसा भी समझ रहे थे कि शायद ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया। खैर मैंने तो बता दिया था कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये मार्केट वापस आएगी, पॉसिबिलिटी है वापस आएगी, बट कोई अच्छी अल्फाजों के साथ मार्केट नहीं गिरी। ये जोन तो था, और मार्केट के अंदर ये फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर भी था, जो कि फ्लैग नहीं है, फ्लैग इतना बड़ा नहीं होता। एक तो मार्केट जोन से रिजेक्ट हुई, दूसरा फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मज़े की बात या मसले की बात यह है कि हमें H1 के अंदर एक और फ्लैग नज़र मिलता जुलता, फ्लैग से मिलता जुलता स्ट्रक्चर बन सकता है। ये वैलिड हो ना हो, लेकिन मार्केट को डिस्टर्ब ज़रूर कर सकता है। तो ऐसे अफराद जो सेलिंग करना चाहते हैं GBP यूरो यूएसडी को सेल करना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होने दें, और H4 के ऊपर मार्केट सप्लाई से, इस वाली सप्लाई से रिजेक्ट हुई है, इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम में M15 वगैरह में जाके देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, क्या स्ट्रक्चर है M15 M30 के अंदर। मैं तो इसको सेलिंग में ही देख रहा था, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी टैरिफ लगने की बातें हैं, आपके सामने ही सारे हालात हैं, उनको भी आपने फॉलो करते ही रहना है। अब जो छोटा टाइम फ्रेम है, इस टाइम के ऊपर हमें कोई सप्लाई नहीं मार्क करके बता रहा, ठीक है। मार्केट कोई ऐसी H4 के ऊपर ही सप्लाई थी, H1 के ऊपर सप्लाई नहीं है, बट H1 के ऊपर एक चीज़ ज़रूर है जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ है, ट्रेंड लाइन की मदद से, जिसकी बेस के ऊपर आपको ना इंट्रा डे में यूरो यूएसडी के अंदर एंट्रियाँ मिल जाएंगी। वो एक ट्रेंड लाइन का एंगल है जो कि आपको मार्क करना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इसको ज़रा एक्यूरेटली मार्क करना पड़ेगा हमें। ये देख लें, अब ये जो M15 का चैनल है ना, ये वाला, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बड़ा अहम है, इसको फॉलो करें। M15 M30 H1 के ऊपर रहेंगे तो बेट, अगर ये डाउनवर्ड ब्रेकआउट होता है तो H4 ऑलरेडी सेलिंग बता रहा है, प्लस H4 की जो बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है वो भी सेलिंग बता रही है, तो वेरी गुड है। लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म बाइंग आप मत कीजिएगा। बट जो फंडामेंटल है ना डॉलर के, वो इसको लॉन्ग बाइंग बाय भेज सकते हैं। एटलीस्ट आपकी जो एंट्री पॉइंट है ना, या आपका जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है। तो ये सेटअप अवेलेबल है, इसको मार्क करके रख लें। इंशाल्लाह ताला जिस तरफ ब्रेकआउट हो उसी तरफ रहें, ब्रेकआउट वाली ट्रेडिंग करें तो बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा अब हम फर्दर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। GBP JPY के ऊपर मैं बात करना मुनासिब समझूंगा। टाइम फ्रेम मैच 4 वाला यूज़ करूँगा ताकि मुझे AI बेस्ड इंडिकेटर कोई ना कोई जो है वो जोन बताए। AI बेस्ड इंडिकेटर एक जोन बता रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर इस जगह पे आई थिंक गैप है, वरना जो जोन पीछे था वो भी वैलिड है जिधर से मार्केट गिरी है, और मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है वो भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि मार्केट उसको भी ब्रेकआउट रीटेस्ट करके ही सेल गई है। तो ये मैंने पिछले हफ्ते ही मार्क की थी। मैं ज़रा H1 पे आ जाता हूँ, ये देख सकते हैं, देखें, चेक करें। अब जो इन्होंने सप्लाई मार्क की हुई है ना, जो गैप होता है, ये भी एक अच्छी सप्लाई होती है H4 के टाइम फ्रेम में। मैं भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ज़रा, क्योंकि ज़ाहिर है H4 की सप्लाई H1 के अंदर नज़र नहीं आएगी। रेक्टेंगल टूल लेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस जगह पे इसको थोड़ा, ये देखें ये एरिया, ठीक है। अब ये देखें, ये H4 की सप्लाई शो हो रही है। जो गैप है ना, गैप मार्केट लाजमी फिल करती है, और H4 की ये सप्लाई शो हो रही है। अब मैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का फैसला भी है और मैं सेल ही देख रहा हूँ, और मैं सेल के अंदर ही बैठा हुआ था, और मेरी एक ट्रेड जो है मैंने प्रॉफिट के अंदर बुक की है। मैंने कहा बाकी क्योंकि टैरिफ टूरिफ ये ख़बरें आ रही थी, बाकी जो है मंडे वाले दिन ही कंटिन्यू करेंगे। एक मैंने सेल की ट्रेड बंद की है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक बीरिश फ्लैग है, ये चेक करें, फ्लैग प्लस सप्लाई, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। फ्लैग प्लस सप्लाई, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो ये एक बीरिश फ्लैग है जो कि M30 के टाइम फ्रेम का है, बट H1 के ऊपर भी क्योंकि ये विजिबल है, तो आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन मूव करते हैं, ये
अब ये एक बीरिश फ्लैग है प्लस ऊपर एक सप्लाई जोन है। तो अगर ये नीचे, क्योंकि अब सप्लाई जोन से मार्केट आ चुकी है रिजेक्ट होके, अगर ये नीचे ब्रेकआउट करता है तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर इस बेस के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। जबकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो क्रैश करे, क्योंकि कोई ख़ास डिमांड नहीं है। आप ठीक है, जो नीचे एरियाज मौजूद हैं इनको मैं डिमांड कंसीडर नहीं करता। हैं ये वो जोन है कि जो मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी एसेट हंटिंग कर सकते हैं। H4 के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म सेलिंग बनती है, कोशिश करें कि आप जो H1 के अंदर सेल करेंगे उसको ट्रेलिंग स्टॉप की मदद से करें, यानी ट्रेल लाजमी करते जाएं, बजाय आप टेक प्रॉफिट करें उसको ट्रेल करते जाएं। एक ट्रेंड लाइन का इजाफा मैं करता जाऊंगा जो कि बड़े टाइम फ्रेम की होगी, वो ये वाला एरिया होगा कि इस तरीके से भी मार्क कर लें कि इन केस, क्योंकि फ्लैग तो तब वैलिड है ना जब नीचे ब्रेकआउट होगा, अगर नहीं होता देन ऊपर वाली ये वाली टीएल मार्क कर लें। अगर ये ऊपर ब्रेक होती है तो एक शॉर्ट बाइंग तो करें, बट मैं बाइंग के हक में नहीं हूँ। बेशक मुझे पता है कि मैनिपुलेशन के तहत ये थोड़ा स्पाइक बाय का मार सकता है, स्टिल मैं बाय के हक में नहीं हूँ, मैं सेलिंग के हक में हूँ कि सेलिंग का कोई भी इसके अलावा भी आपको सेटअप मिलता है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अब मेटल्स में गोल्ड की। ऑल के ऊपर जाएंगे एंड गोल्ड लिखेंगे, बोल्ड लिखने गया है गोल्ड, और उसके बाद इसका ख़ात्मा करेंगे। ठीक है, अगर एनालिसिस लेट अपलोड होते हैं, इससे पहले ब्रेकआउट हो जाता है, फिर भी मेरी रिकमेंडेशन है कि इंट्रा डे टाइम फ्रेम्स के ऊपर रहें। अब ये देखें यहाँ पे ना, अब जो मज़े की चीज़ है हुई है वो एक बुलिश फ्लैग है। जब भी बुलिश फ्लैग बनते हैं, कंटिन्यूशन पैटर्न बनते हैं, मार्केट वहाँ से फिर फ्लाई करती है। सिर्फ ना लोग अक्सर उनको मिल नहीं रहे होते क्योंकि वो गलत लोकेशन पे देख रहे होते हैं। फ्लैग ये चीज़ें तब मिलती हैं जब आपके पास ट्रेंड हो, स्ट्रक्चर रीड करना आता हो, माइक्रो स्ट्रक्चर का पता हो, पीछे फ्लैग था, फिर पीछे फ्लैग था, ये फ्लैग है, इससे पहले फ्लैग था। अभी मौजूदा सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक लग रही है। इंट्रा डे टाइम फ्रेम्स के हिसाब से मैं डिमांड और सप्लाई को फॉलो नहीं करवाऊँगा। इंट्रा डे अगर हम टाइम फ्रेम्स की बात करें तो फ़िलहाल आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा तमीज़ के साथ चलने की ज़रूरत होगी। ये एरिया और इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो रिवर्सल क्रिएट करे, बट मसला ये है कि मैं एक छोटे टाइम फ्रेम की बात जो है वो नहीं मानूंगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम की बात जो है वो सुनना मुनासिब नहीं समझूंगा। ठीक है, यानी आप अगर ये समझ रहे हैं ना कि कोई वेज या इस तरह का स्ट्रक्चर, तो मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा वेज वगैरह या वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी जो न्यूज़ हैं वो भी बुलिश हैं। तो एक यहाँ पे हम चैनल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, बाकी मार्केट के ऊपर है कि वो उसको किस तरीके से फॉलो करती है। ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं ताकि हमें डिमांड जोन मिल सकें और मार्केट के अंदर कौन से जोन्स अच्छे हैं जिनके ऊपर मार्केट में हम बाइंग कर सकते हैं। तो हमारे पास फ़िलहाल दो जोन्स मार्केट ने बता दी हैं जो कि अच्छे जोन कंसीडर कर रही है मार्केट, और वो जोन कौन कौन से हैं। एक आपको H4 का ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं ज़रा टैब के ऊपर हूँ, थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज हो रहा होता हूँ कि कैसे ड्रॉ करूँ। ये और एक ये वाला और एक ये वाला, ये टोटल 3 ही जोन वैलिड हैं। इसके बाद तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज हो जाएगा। इसके अलावा सेलिंग हाँ, ये देखें, ये एग्जैक्ट इस TL को फॉलो कर रही है। सो ये एक अच्छी चीज़ मिल गई है। इसके ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो हमें फ़ैसला करना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, ये देखें, अब ये देखें, ये जो TLNH4 की ये जो चैनल है ये बड़ा अहमियत का अमल है। ये अब आपको बताएगा कि मार्केट में अब आपने गोल्ड के अंदर क्या करना है, ऊपर के साइड के ऊपर मज़ीद बाइंग करनी है या आपने सेलिंग करनी है, तो ये ड्रॉ कर लें। इसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम्स को लाजमी फॉलो करें और छोटे टाइम फ्रेम्स में लाजमी देखें कि मार्केट अब क्या चाह रही है, और अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो लास्ट हाई ब्रेकआउट के बाद ही बाइंग कीजिएगा,
उससे पहले बाइंग मत अब कीजिएगा, अभी थोड़ा सा वेट करें, मार्केट आपको लाजमी मौका देगी। H1 का आपने डिमांड का जोन देख लिया, बट मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा, मैं बड़े टाइम फ्रेम को कंसीडर कर रहा हूँ, एक H4 के चैनल को कर रहा हूँ और एक H1 के इस चैनल को कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को गोल्ड के अंदर मार्क कर लें। अब पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो गोल्ड क्योंकि मेंटेन अगर करते हैं तो डाउन आना चाहिए, बट लेबर मार्केट गोल्ड को कहीं ना कहीं स्टक या बाय की तरफ भेज सकती है। हो सकता है अब ऑल टाइम हाई आपको ना नज़र आए मज़ीद, लेकिन स्टक कर सकती है, रोक सकती है, बाइंग स्पाइक्स दे सकती है। बाकी आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में गोल्ड की पोजीशन, मार्केट की पोजीशन, अमेरिकन इकॉनमी की हालात, उसके बाद अमेरिकन पॉलिसी रेट और अमेरिका का जो सदर नया आया उसकी मज़ीद पॉलिसी सामने आ जाएंगी। अभी फर्स्ट वीक था, उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिए, हो सकता है वो एक्शंस को वापस ले लें, जस्ट प्रेशराइज़ कर रहे हो। तो अभी ये देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट्स उस चीज़ के ऊपर नहीं कर रहा। दुआ में याद रखिएगा, AI बेस्ड टूल के ऊपर फुल एनालिसिस नहीं दिए, मैंने जस्ट सरसरा सा लगा के बताया है। इस टूल का ये फ़ायदा है कि आपको अब इस टूल में बहुत कुछ है, और भी लाइनें, डॉटेड लाइंस, शायद आपको ब्लू और येलो लाइंस और स्ट्रक्चर और इसके बाद ग्रीन और रेड जोन, इसके अलावा और भी कलर के जोन है इसके अंदर नज़र आ रहे हो। ये एक पूरा डिटेल्ड इसके ऊपर कोर्स बन सकता है इस इंडिकेटर के ऊपर, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ डेवलपर्स ने AI बेस्ड डिसीजन लेता है, यानी ऐसे फजूल में जोन मार्क नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई फंडामेंटल, टेक्निकल या एक लिक्विडिटी या इन्वेस्टर स्मार्ट मनी जोन होता है, और ये आप आपके सामने है। बट गोल्ड में इतने बड़े ट्रेंड के ऊपर H1 के ऊपर आप लोगों ने बिलीव नहीं करना है, H4 के ऊपर ही करना है, और H4 में ये चैनल आपके लिए बड़ा अहम होगा। हो सकता है इसके हायर लो के ऊपर दोबारा मार्केट बाय चली जाए, तो ये चैनल बहुत अहम है, चैनल को मार्क कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको इसी चैनल में से कुछ ना कुछ मिलेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।